Assalamu alaikum. Hello, first year students. Welcome to Legend College. I am Sundar Khan, your lecturer for English. This is Sundar Khan, your lecturer for the course of History of English Literature. This is our 15th lecture. In this lecture, we will discuss ballad, means the form of poetry that we call ballad. We will discuss it. मैंने आप लोगों को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ पोइट्री जो है वो पढ़ाई हैं, और आज जिस फॉर्म ऑफ पोइट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बैलेड. क्या होता है, ठीक है ना. डेफिनेशन देखें अगर हम बैलेड की, तो सिंपल सी डेफिनेशन है अ नरेटिव सॉन्ग, ठीक है ना. एक ऐसा सॉन्ग जिसे नरेट किया जाता है, तो नरेटिव सॉन्ग आप इसे कहते हैं. बैलेड जो होती है ये इम्पर्सनल पोइम होती है. इम्पर्सनल पोइम होती है, इसका मतलब ये है कि जो नरेटर है, जो इसे नरेट कर रहा है, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो हैं वो इसमें ऐड नहीं करता. इसका मतलब ये है कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो हैं वो शो नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है ना. तो बैलेड जो होती है वो उसे आप नरेटिव सॉन्ग कह लें, इम्पर्सनल सॉन्ग या पोइम कह लें. ये इम्पर्सनल मैंने आपको बता दिया है. इम्पर्सनल का मतलब ये होता है कि वो जो भी आपका नरेटर है, जो भी आपका सिंगर है, वो जो है वो कभी भी अपनी फीलिंग्स जो है वो बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा. वो जो है इम्पर्सनल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा. इट इज़ अ शॉर्ट पोइम. लेंथ की बात करें यहाँ पर हम, कि जो लेंथ होती है इसकी वो शॉर्ट होती है. यूजुअली 50 to 60 लाइन्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती है. मीन्स कि यूजुअली ऐसा होता है कि 50 से 60 लाइन्स तक होती है ये, लेकिन ये कोई सेट रूल नहीं है कि 50-60 लाइन्स ही हों, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो होती शॉर्ट है, ठीक है. इट इज़ रिटन इन राइम्ड वर्स विच कुड बी संग, ठीक है. अब इसे अगर हम राइटिंग की बात करें, तो राइटिंग में यह है कि इसे जो लिखा जाता है वो राइम्ड वर्सेस में लिखा जाता है. राइम्ड का मतलब ये है कि टिपिकली जो मीनिंग होता है राइम्ड का वो ये होता है कि जो सिलेबल होते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, यानी कि लाइन के एंड में जो सिलेबल्स होते हैं वो हमेशा जो होते हैं रैपिटिव होते हैं, ठीक है. बार बार वही रिपीट हो रहे होते हैं. और जो साउंड्स होते हैं वो भी, जो लास्ट वर्ड का जो साउंड होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है ना. तो राइम्ड वर्सेस मीन्स ये है कि वर्ड्स के एंड वाले जो वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनका साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. और साउंड इस तरह का होता है कि जो लास्ट वर्ड का साउंड होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है. और ये राइम्ड वर्सेस में इसलिए होते हैं ताकि इनको गाया जा सके, इनको संग किया जा सके. अगर हम ओरिजिन देखें बैलेड का, कि बैलेड कब ओरिजिनेट हुए थे, कब स्टार्ट हुए थे, तो यूजुअली इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ सच एज दैट ऑफ अमेरिकन फ्रंटियर इन द 18th and 19th सेंचुरी. तो ये अगर हमें बता रहे हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ से इनका ओरिजिन हुआ था, जैसे कि अमेरिकन फ्रंटियर है जो कि 18th और 19th सेंचुरी में जो है वहाँ पर इनका जो है वो स्टार्ट हुआ था. तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जब अमेरिका जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, जब उसकी जो है वो उसकी कोई अर्ली एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, तो उस दौर में 19th और 18th सेंचुरी में जो है उन डेज़ में जो है वो बैलेड का जो है वो ओरिजिन हुआ है, उन डेज़ में बैलेड जो है वो स्टार्ट हुई है. एंड दैट ऑफ इंग्लिश स्कॉटिश बॉर्डर रीजन्स इन द मिडल एजेस. तो अगर इनके देखें तो हम लोग, हुई तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, मीन्स के वो सोसाइटीज़ जिनकी एवोल्यूशन उस टाइम स्टार्ट हुई थी, जिनका आप कह सकते हैं कि उस दौर में जिस दौर की बात हो रही है उस दौर में जो है वो जो है उस टाइम स्टार्ट हुई थी. वो जो सोसाइटीज़ हैं उस दौर में उन सोसाइटीज़ की बुनियाद रखी गई थी, या वो डेवलपमेंट की और एवोल्यूशन की एज में थी, एवोल्यूशन की और डेवलपमेंट के प्रोसेस में थी. और वो सोसाइटीज़ जो बेसिकली हैं वो अमेरिकन फ्रंटियर मींस अमेरिका और इंग्लिश स्कॉटिश बॉर्डर्स पर जो रीजन्स थे उनमें जो आबादियाँ उस टाइम मौजूद थी, अमेरिका के फ्रंटियर वाले मतलब एरियाज़ में, अमेरिकन फ्रंटियर में और इंग्लिश स्कॉटिश बॉर्डर के रीजन में जो उनसी आबादियाँ थी वो उस टाइम डेवलप हो रही थी, वो उस टाइम इवॉल्व हो रही थी. और उन्हीं एरियाज़ में जो है वो 18th और 19th सेंचुरी में बैलेड की जो है वो ओरिजिन हुई थी, बैलेड का जो है वो स्टार्ट हुआ था. बैलेड जो है ये एक शॉर्ट पोइम है. बैलेड इम्पर्सनल पोइम होती है, नरेटिव सॉन्ग होता है. लेंथ बेसिकली यूजुअली जो है 50 to 60 लाइन्स की होती है, और ये राइम्ड वर्सेस में लिखी जाती है. ऐसी वर्सेस होती हैं राइम्ड वर्सेस जिसके जो एंड में जो वर्ड्स आते हैं वो अक्सर रिपीटिव होते हैं. साउंड्स जो होता है वो, लास्ट साउंड जो होता है वो अक्सर ही जो है वो स्ट्रेस्ड होता है. revised and passed down orally during the 500 years period from 1200 to 1700. अच्छा, तो अब ये है कि ये जो स्टार्ट हुई तो हुआ क्या है कि ओरली जो चीज़ें पास डाउन हुई,
बैलेट तो बन गई ना, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि पास्ट में किस तरह से हो रहा था और क्या हो रहा था, तो जो मैंने आपको पहले अक्सर बताया कि पहले जो है वो राइटिंग का इतना सिस्टम नहीं था। तमाम लोग जो पोइट्री वगैरह भी करते थे वो भी इलिटरेट थे, जो सुनते थे वो भी इलिटरेट होते थे। तो क्या होता था, ओरली जो है वो चीज़ें पास डाउन होती थी, जिस तरह के फोकलोर्स हैं। तो यही होता था कि वो चीज़ें जो ओरली पास डाउन हुई, स्पेशली जो ईयर्स हैं 500 ईयर्स से 1200 ईयर्स के दरमियान, उनको रिवाइज़ किया गया, उनको दोबारा से थोड़ा सा चेंज किया गया बैलेट की फॉर्म देने के लिए, ठीक है ना। तो जो ओरली लिटरेचर हमारे पास डाउन हुआ था उसको ही थोड़ा सा रिवाइज़ करके, उसको थोड़ा सा चेंज करके, और ये 500 ईयर्स की ड्यूरेशन है जिसमें ज़्यादा लिटरेचर जो है वो ओरली पास डाउन हुआ, और वो 1200 से 1700 ईयर्स के दरमियान है, ठीक है ना। इन्हीं को जो है वो जो है रिवाइज करके और थोड़ा सा चेंज करके ये जो है बैलेट की फॉर्म दी गई। वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डेड वर्जन्स इन 18th सेंचुरी, जो फर्स्ट रिकॉर्डेड वर्जन है बैलेट का वो था 18th सेंचुरी के अंदर रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। और थॉमस पर्सी रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री जो है ये, और फ्रांसिस जे चाइल्ड्स द इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड्स जो हैं, ये मोस्ट पॉपुलर बैलेड्स जो हैं वो मानी जाती हैं, फेमस बैलेड्स मानी जाती हैं। बैलेड मस्ट बी नरेटिव होनी चाहिए, नरेट की जानी चाहिए, इम्पर्सनल होनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स उसमें हमने ऐड नहीं करनी। जो भी स्पीकर है, जो भी नरेटर है, वो अपनी फीलिंग्स जो है वो उसमें ऐड नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा, इम्पर्सनल रहेगा, स्टेंजा की फॉर्म में लिखा जाएगा। और स्टेंजा भी वो जो कि 4 लाइन्स पे बेस करता है, ठीक है ना। 4 लाइन्स वाला स्टेंजा है जिसमें इसको लिखा जाना है बैलेट को। और उस स्टेंजा के अंदर भी जो फर्स्ट और थर्ड है वो कंसिस्ट ऑफ 8 सिलेबल्स हैं, और जो सेकंड और फोर्थ है वो कंसिस्ट ऑफ 6 सिलेबल्स है। मींस कि स्टेंजा जो है वो 4 लाइन्स का है, और फर्स्ट और थर्ड लाइन के अंदर 8 सिलेबल्स हैं, और सेकंड और फोर्थ लाइन के अंदर 6 सिलेबल्स हैं। ये उसका राइटिंग स्टाइल बताया गया है बैलेट का। और बैलेट जो है वो इम्पर्सनल होनी चाहिए, नरेटिव होनी चाहिए। दो फेमस बैलेट्स हैं वो थॉमस पर्सी रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री है, और फ्रांसिस जे चाइल्ड्स की इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड्स हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट रिकॉर्डेड बैलेड है वो फर्स्ट वर्जन ऑफ रिकॉर्डेड बैलेड जो है वो 18th सेंचुरी में जो है वो आया था। अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स एज एन ओरल फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी कि ये ओरल फॉर्म ऑफ आर्ट है, तो इसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं और होनी चाहिए, ठीक है ना। Some ballads, especially older traditional ballads, were composed for audiences of non-specialist hearers or later readers, ठीक है ना। अब बात यह है कि वही बात है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि वो लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं होते थे, इलिटरेट होते थे। जो ओल्डर, जो ट्रेडिशनल बात मैं कर रही हूँ, जो पुराने दौर की बैलेड्स की बात हो रही है, जिसमें ओरली लिटरेचर जो है वो पास डाउन किया जाता था, तो तब अगर जो बैलेड्स कंपोज की जाती थी वो जो होती थी वो इस तरह से कंपोज होती थी कि उनका कोई स्पेसिफिक ऑडियंस जो है वो नहीं होता था, ना ही उनके कोई स्पेशल किस्म के जो हैं वो हेयरर्स मींस के सुनने वाले होते थे। और जो बाद में लेटर जिनको रीडर्स में ट्रांसफ़र किया गया, मींस के जब उनको राइट डाउन किया गया तो वो रिटन फॉर्म में हो गई और उनको रीड किया जाता था, ठीक है। जब तक तो लोग इलिटरेट रहे, जो बोल रहे हैं मींस के जो नरेट कर रहे हैं बैलेड वो भी, और जो सुन रहे हैं वो भी इलिटरेट थे, तब तक तो ओरली काम किया जाता था, ओरली सुनाया जाता था और लोग उन्हें ओरली मींस के सुन लेते थे, हेयरर्स होते थे उस टाइम तक। तो उस टाइम तक कोई भी स्पेसिफिक जो है वो ऑडियंस नहीं होती थी, तो कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर नहीं होता था। अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो है वो कंटेंट जो है वो बना लिया जाता था, या कंटेंट भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या कंटेंट होता है एक बैलेड के अंदर, मीन्स के सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं बैलेड के अंदर, ठीक। तो जो अब कोई सुनने वाला आपका स्पेसिफिक ना हो तो आप लोगों की मर्ज़ी होती है, आप जो मर्ज़ी चीज़ सुनाएं। जब रीडर्स भी आपके स्पेसिफिक ना हो, और क्योंकि उसी चीज़ को जो ओरली सुनाया जाता था उसको बाद में रिटन कर लिया गया, और वो जो हेयरर्स थे वो हमारे रीडर्स में कन्वर्ट हो गए, तो वो भी जो है कोई स्पेसिफिक उस टाइम तक नहीं था, ठीक। जो आपके ओरल और हम ओल्डर और ट्रेडिशनल बैलेड्स की बात कर रहे हैं अभी। Therefore they feature language that people can understand without specialist training or repeated readings। अब वही बात है, जब आप लोग इलिटरेट लोगों के लिए बना रहे हैं या ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जिनका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं, और जिसको समझने के लिए उन्हें किसी स्पेशल ट्रेनिंग की या बार बार एक चीज़ रिपीट करके पढ़ने की, समझने की ज़रूरत ना हो, ठीक है ना। मीन्स कि अगर हम लोग अब देखें, जिस तरह मैं
इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मीनिंग्स बताती हूँ, डेफिनेशंस बताती हूँ एक एक वर्ड का, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ आप समझने की कोशिश करें फर्स्ट टाइम में ही समझ आ जाए, आपको बार बार रिपीट करके समझने की कोशिश ना करनी पड़े। क्योंकि अगर हम लोग जो हैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उसमें से, और फिर वो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है, ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज होती थी बैलेड्स की, जो कि ओल्डर और ट्रेडिशनल बैलेड्स होती थी उनकी लैंग्वेज सिंपल होती थी, और वो जो होती थी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कंपोज नहीं की जाती थी। वही ऑडियंस जब रिटन फॉर्म में उन बैलेड्स को किया गया, ओरल से रिटन में ट्रांसफ़र किया गया, तो रीडर्स बन गए, और वो भी कोई स्पेसिफिक रीडर्स या स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर नहीं होता था। और क्या होता था, इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो ईजी टू अंडरस्टैंड होती थी, जिसको फर्स्ट टाइम में ही रीड करके या सुन के, जब ओरली बताया जाता था तब सुन के, और जब रिटन की फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र किया गया तो रीड करके इजीली एक ही रीडिंग में समझ आ जाती थी, और बार बार रिपीटेड रीडिंग्स जो हैं वो नहीं देनी पड़ती थी बैलेड को। स्टोरीज जो बैलेड के अंदर बताई जाती थी वो कौन कौन सी होती थी? बैलेड टेंड्स टू बी नरेटिव पोइम्स, मीन्स के नरेटिव पोइम्स होती थी या सॉन्ग्स होते थे जिनको नरेट किया जाता है, जिनको सुनाया जाता है। और नरेटिव के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नरेटिव का मतलब है जिनको नरेट करना है। और नरेटर क्या करता था पहले ज़माने में कि जब डिफरेंट कैरेक्टर्स आते थे तो वो डिफरेंट अपनी वॉइस को चेंज करता था उस कैरेक्टर के लिहाज से, कि ये कैरेक्टर जो है, आप जो सुनने वाला होता था उसका इंटरेस्ट पैदा होता था कि आप कैरेक्टर, क्योंकि देखें आप सुन रहे हैं ना एक बंदा, तो उसको तो पता नहीं चलेगा ना कि कब कैरेक्टर चेंज हो गया, कब दूसरा बंदा बोला है। तो इसलिए नरेटर जब सुना रहा होता था तो वो अपनी वॉइस चेंज करता था, जिसकी वॉइस चेंज होने से लोगों को पता लगता था कि अब जो है वो दूसरा इंसान बात कर रहा है स्टोरी के अंदर ही। पोइम्स दैट टेल स्टोरीज एज अपोज टू लिरिक पोइम्स। अब यहाँ पे बात यह है कि बैलेड और लिरिक पोइम्स जो हैं ये एक दूसरे के अपोज हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लिरिक पोइम के अंदर भी जो है हम लिरिक भी जो है वो स्टोरीज़ होती हैं, लिरिक पोइट्री के अंदर भी, लिरिक पोइम्स के अंदर भी स्टोरीज़ होती हैं, बैलेड के अंदर भी स्टोरीज़ होती हैं, दोनों ही नरेट किए जाते हैं। इसका जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ, या एक चीज़ जो आपको ईजिली याद रहेगी तो वो ये है कि लिरिक पोइट्री के अंदर क्या होते थे, जो नरेटर होता था, ये जो पोइट होता था, वो अपनी पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो बताता था, ठीक है। जबकि बैलेड के अंदर मैंने आपको कहा है कि इम्पर्सनल रहना है, आप लोगों ने अपने इमोशंस और फीलिंग्स शो नहीं करनी, मीन्स कि जो नरेटर है उसने इम्पर्सनल रहना है, वो अपनी फीलिंग्स और जो इमोशंस हैं वो शो नहीं करेगा, ठीक है ना। विच एम्फसाइज द इमोशंस ऑफ द स्पीकर, वही बात है कि हम जो है इमोशंस ऑफ द स्पीकर जो है वो एम्फसाइज होते हैं लिरिक पोइट्री के अंदर, यानी कि जो स्पीकर है वो अपने इमोशंस इन्वॉल्व करता है, अपने इमोशंस को यूज़ करता है, एक्सप्रेस करता है लिरिक पोइट्री के अंदर। बैलेड के स्टेंजास की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि स्टेंजास जो होता है, बैलेड का जो स्टेंजा है जिसमें बैलेड को लिखा जाता है वो कंसिस्ट करता है 4 लाइंस के ऊपर, ठीक है। राइम स्कीम जो है वो इसकी A-B-C-B है और समटाइम्स A-B-A-B है। द की इज़ दैट द सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन्स राइम, सेकेंड और 4 लाइन जो है वो हमेशा राइम करती है, यानी कि B और B, यानी A और C भी हो सकता है और A और A भी हो सकता है, लेकिन जो सेकेंड और फोर्थ लाइन है उसमें दोनों जगह B और B ही है, क्योंकि सेकेंड और 4 लाइन जो है इसने राइम करना है, इसने जो है वो एक जो है राइमिक रिदमिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करना है, इसलिए इसकी जो राइम स्कीम है वो आप याद रखें। बैलेड के स्टेंजास की जो राइम स्कीम है वो A-B और C-B भी हो सकती है और A-B और A-B भी हो सकती है, लेकिन हमेशा बैलेड के स्टेंजास में सेकेंड और फोर्थ लाइन में B ही होगा ताकि उसकी राइम बने। The first and third lines have 4 stresses while the second and fourth line have 3. सेकेंड और फोर्थ लाइन में 3 stresses हैं और फर्स्ट और फोर्थ लाइन में फर्स्ट और जो थर्ड लाइन है उसके अंदर 4 stresses हैं। ये बेशक आप जो है चीज़ ना याद रखें, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी है आपको ज़्यादा ताकि उसके बारे में पता लग जाए, लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि बैलेड का स्टेंजा किस तरह का होता है और राइम स्कीम किस तरह से बननी है, ठीक है ना। Repetition. A ballad often has a refrain, a repeated section that divides segments of the story. इसका मतलब ये है कि जो बैलेड है हमारी उसके अंदर रेपिटिशन होती है, मीन्स के उसके अंदर स्टॉप होता है, बैलेड को एक जगह पे रोका जाता है। हैज़ अ रेफ्रेन का मतलब ये है एक जगह पे उसका स्टॉप होता है, उसको एक जगह पे रोका जाता है, फिर रिपीट किया जाता है सेक्शन को और फिर डिवाइड किया जाता है सेगमेंट्स ऑफ द स्टोरी को, मीन्स के सेगमेंट्स किए जाते हैं स्टोरी के, डिफरेंट सेगमेंट्स में स्टोरी को डिवाइड किया जाता है और उनमें स्टॉप्स भी होते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि अब न्यू सेगमेंट ऑफ द स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। Many ballads also employ incremental repetition in which a phrase recurs with minor differences as the story progresses. अब इसमें क्या होता है
इंक्रीमेंटल का मीनिंग ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ ऐड कर दी या कोई भी चीज़ जो है उसमें से माइनस कर दी। और रेपिटेशन का मतलब है कि एक चीज़ है जिसके अंदर कुछ एडिशन करके या कुछ सब्ट्रैक्शन करके आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो बार बार, ठीक है ना। तो इसके अंदर फ्रेजेस होते थे कुछ, मैंने जो बहुत सारे बैलेड्स होते थे वो कुछ ऐसे फ्रेजेस जो है वो एम्प्लॉय करते थे, ऐड करते थे अपनी जो मतलब कि पोइट्स जो होते थे या नरेटर जो होते थे वो बहुत वो अक्सर ऐसे जो फ्रेजेस हैं उनको जो है वो ऐड करते थे, एम्प्लॉय करते थे अपनी बैलेड के अंदर, जिसको फिर वो माइनर डिफरेंसेस के साथ, मीन्स के कोई चीज़ कोई वर्ड ऐड करके कोई वर्ड सब्ट्रैक्ट करके उसी फ्रेज़ को बार बार जो है वो स्टोरी को प्रोग्रेस करते थे और उसी फ्रेज़ को बार बार जो है वो रिपीट करते थे। मैं अगेन बता देती हूँ, रेपिटेशन का मतलब ये है, रेपिटेशन के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये इसके अंदर स्टॉप आता था, मीन्स के जो स्टोरी है बैलेड की उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता था और फिर ये होता था कि उसके अंदर एक सेगमेंट के बाद, एक सेक्शन के बाद जो है वो थोड़ा सा स्टॉप आता था, थोड़ा सा रिफ्रेन आता था, ठीक है। सेकंड ये है कि इस जो बैलेड होती थी उसके अंदर इंक्रीमेंटल रेपिटेशन होती थी, मींस के जो वो पोएट होता था या जो नरेटर होता था वो अपनी बैलेड के अंदर एम्प्लॉय करता था, ऐड करता था इंक्रीमेंटल रेपिटेशन। उससे क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा फ्रेज़ आप लोग ऐड करते हो पोइट्री का, यानी पोइट्री में आप लोग अपनी या बैलेड के अंदर फ्रेज़ इस तरह से ऐड करते हो कि उसके फ्रेज़ में कोई छोटा सा वर्ड ऐड करने से या कोई छोटा सा वर्ड जो है वो माइनस करने से जो है वो थोड़ी सी माइनर चेंज आती थी, ज़रा सी चेंज आती थी, माइनर डिफरेंस आता था। और क्या होता था कि आप वो वाला ही फिर इंक्रीमेंटल फ्रेज़ जो है, जो इंक्रीमेंटल रेपिटेशन आप कर रहे हो, जो आप फ्रेज़ ले रहे हो जिसे आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से माइनर चेंज आ रही है मीनिंग्स में और वर्डिंग में, उसी को आप बार बार रिपीट करते हो स्टोरी के अंदर जैसे जैसे स्टोरी जो है वो प्रोग्रेस करती है। तो बैलेड के स्टैंजास हमने देख लिया कि किस तरह के होते हैं। बैलेड में हमने देख लिया कि रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन दो तरह से होती है, एक तो स्टॉप आता है और सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि आप इंक्रीमेंटल जो है वो रेपिटेशन करते हो, मींस के फ्रेज़ के अंदर थोड़ा सा चेंज करके, माइनर चेंज करके आप उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो जैसे जैसे आपकी स्टोरी जो है वो प्रोग्रेस करती है। डायलॉग्स देखेंगे, डायलॉग्स किस तरह के होते हैं और क्या होता था डायलॉग्स में। एज यू माइट एक्सपेक्ट इन अ नरेटिव जनरे बैलेड ऑफन इनकॉर्पोरेट मल्टीपल कैरेक्टर्स इनटू देयर स्टोरीज। वही बात है ना, मैंने आपको बताया कि नरेटर जो है वो डिफरेंट वॉइसेस निकालता था ये शो करने के लिए कि अब कोई और कैरेक्टर जो है वो बात कर रहा है, क्योंकि लिसनर्स को ये शो करना होता था कि अब कोई और कैरेक्टर बात कर रहा है, तो इंस्टेड के वो नाम ले वो जो है अपनी वॉइस चेंज करता था, वॉइस को चेंज करता था, तो जो लिसनर्स होते थे उन्हें पता लग जाता था कि अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो बात कर रहा है। तो यही बात है कि इसके अंदर जो है बैलेड के अंदर नरेटिव जनरे है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स होते थे स्टोरी के अंदर। ऑफन सिंस चेंजेस ऑफ वॉइस वर कम्युनिकेटेड ओरली, वही बात आ गई, मैंने अभी आपको ये बताया है कि क्योंकि वॉइस चेंज होती करता था नरेटर, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ओरली। जब ओरली कम्युनिकेट किया जाता था तो जो नरेटर होता था वो अपनी वॉइस को चेंज करता था। रिटन ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ ओरल बैलेड्स गिव लिटल और नो इंडिकेशन दैट द स्पीकर हैज़ चेंज। और जब उन बैलेड्स को जो कि ओरल जो है वो सुनाई जाती थी, जब उनको राइट किया गया, उनको रिटन फॉर्म में उतारा गया, तो फिर वो रीड करते हुए बिल्कुल पता ही नहीं लगता था, मीन्स के बिल्कुल ज़रा सा कोई इंडिकेशन भी नहीं आती थी, ज़रा सा आइडिया भी नहीं होता था कि स्पीकर जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब रिटन ट्रांसक्रिप्शन में नेम तो नहीं लिखा होता था ना लाइन से पहले पोइट्री की कि ये अब स्पीकर जो है ये पहले अली है, फिर हमज़ा है, फिर फवाद है, इस तरह से करके तो नहीं आगे पोइट्री की लाइन लिखी होती थी, नहीं। इसलिए बिल्कुल ज़रा सी भी इंडिकेशन नहीं होती थी और कोई आइडिया ज़रा सा कभी होता था कभी नहीं होता था, और पता लगता वो लाइन रीड करके पता लगता था हमें पूरी की पूरी कि जो हमारा स्पीकर है वो चेंज हो चुका है। लेकिन ओरली जब ये लाइन सुनाई जाती थी, जब ये ओरली प्रेजेंट की जाती थी, तो जो नरेटर होता था वो अपनी वॉइस को चेंज करता था और वॉइस चेंज होते ही जो लिसनर्स होते थे उनको आइडिया हो जाता था कि स्पीकर जो है वो चेंज हो चुका है। Writers of literary ballads, the later poems that imitate oral ballads, sometimes play with this convention। और जो literary ballads हैं जो कि later poems में turn हो गई थी, और या फिर कुछ वो poems जिन्होंने imitate करने की कोशिश की है, मीन्स के नकल उतारने की कोशिश की है उस स्टाइल की जिस स्टाइल में oral ballads लिखी जाती थी, उसके अंदर भी यही जो है वो कन्वेंशन को फॉलो किया गया है, उसके अंदर भी इसी तरीके को फॉलो किया गया है कि उसके अंदर भी राइटर चेंज किया जाता था विद लिटिल इंडिकेशन और नो इंडिकेशन के राइटर रीडर जो है जो मतलब जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना।
थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन होती थी इसके अंदर, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन होती थी, मतलब ये कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से जो है वो स्टोरी जो है वो सुनाई जाती थी। बैलेड नरेटर्स यूजुअली डू नॉट स्पीक इन द फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन में नहीं बल्कि थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे यूज़ करते थे और स्टोरी को नरेट करते थे, इसीलिए डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो उनकी वॉइसेस निकालते थे, ठीक है ना। अगर रिटन फॉर्म में है तो थर्ड, मतलब कि रिटन फॉर्म जब ओरली जब नरेट की जाती थी ना तो फिर तो मैंने आपको बताया वॉइस चेंज की जाती थी, ठीक है। अनलेस स्पीकिंग एज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, वही बात है कि अगर तो वो एज अ कैरेक्टर कोई प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसकी वो नरेटर जो होता था वो वॉइस चेंज करके शो करता था कि कैरेक्टर चेंज हो गया है। लेकिन अक्सर जो होते थे जब स्टोरी सुनाई जा रही होती थी, जब सेटिंग क्रिएट की जा रही होती थी, जब कोई बात बताई जा रही होती, जब कैरेक्टर के डायलॉग्स नहीं होते थे, जब कोई बात हो रही होती, कोई इवेंट हो रहा होता था, ये सेटिंग क्रिएट की जा रही होती, तब जो नरेटर बात करता था वो थर्ड पर्सन नरेटिव में बात करता था। एंड दे ऑफन डू नॉट कमेंट ऑन देयर रिएक्शंस टू द इमोशनल कंटेंट ऑफ द बैलेड, और ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने आपको कहा ये इम्पर्सनल है, तो इसलिए ये अब किसी किस्म का अपना इमोशनल रिएक्शन, किसी किस्म की अपनी क्रिटिसिज्म, किसी किस्म की अपनी ओपिनियन जो है वो बैलेड के कंटेंट के ऊपर, मींस के जो बैलेड का मवाद है उसके ऊपर नहीं देते थे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर दो बातें हैं हमारे सामने। एक ये है कि बैलेड का अगर तो कैरेक्टर, जब जो नरेटर है वो ओरली जब सुना रहा है तो जैसे जैसे कैरेक्टर के डायलॉग्स आ रहे हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो नरेटर जो है अपनी वॉइस चेंज करेगा और जो लिसनर्स हैं उनको पता लग जाएगा कि कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन अगर कैरेक्टर के डायलॉग नहीं है, कोई भी डायलॉग नहीं है, लेकिन अगर सेटिंग के बारे में बताया जा रहा है, कोई इवेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है, या कोई और चीज़ जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, तो जो नरेटर होता था हमारा वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के लिहाज से बात करता था, वो जो है ही, शी, इट और दे लगाता था और बात करता था अपनी। और इसके अलावा नरेटर कभी भी अपना रिएक्शन इमोशनल हो या क्रिटिसिज्म हो या ओपिनियन हो कभी भी उसने नहीं दी रिगार्डिंग द कंटेंट या रिगार्डिंग बैलेड, मींस कि कभी वो अपने इमोशंस शो ही नहीं करता था जो हमारा नरेटर होता था बैलेड का, वो क्योंकि बैलेड जो है वो इम्पर्सनल है। टाइप्स ऑफ बैलेड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है 3 मेन टाइप्स हैं बैलेड्स की, ये भी आप जो है नाम याद कर लें बेशक, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी बैलेड्स हैं। पहले ट्रेडिशनल बैलेड्स हैं, फिर ब्रॉड साइड बैलेड्स हैं, देन लिटरेरी बैलेड्स हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल बैलेड वही हैं जो फोक आर्ट थी, जो ओल्डर इन ओरिजिन है देन अदर टू। ट्रेडिशन बैलेड जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब ओल्ड है, पुरानी है, क्योंकि ये जो है ये वही है जिसमें फोक आर्ट था, फोक लोर्स जो होती थी वो सुनाई जाती थी। द ऑथर्स ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड्स आर अननोन सिंस दे वर ओरल इन ओरिजिन, और एक और चीज़ ये कि हमें नहीं पता ट्रेडिशनल बैलेड जो भी हमारे पास मौजूद हैं उनके ऑथर कौन है, उनका राइटर कौन है, क्योंकि उस टाइम ये ओरली सुनाई जाती थी तो किसी को कोई आइडिया नहीं कि कौन जो है वो असल में किसने पहली दफ़ा स्टार्ट की ये बैलेड और किसने जो है वो इसका राइटर है, ये ऑथर है। A short narrative song preserved and transmitted orally among illiterate और semi literate people, वही बात है कि शॉर्ट और नरेटिव सॉन्ग है जिसे लोग ज़ुबानी सुनाते थे, नरेट किया जाता था, और ये जो है ये ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, ओरली एक से दूसरे में पास किया जाता था, ओरली एक बंदा दूसरे को सुनाता था, फिर वो आगे किसी और को सुनाता था, इस तरह है ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। और ये इलिटरेट और सेमी लिटरेट मींस कि जिनको बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं आता था उनके दरमियान और जिनको कुछ लिखने पढ़ने का पता था उनके दरमियान जो है ये ट्रांसफ़र होती थी और एक से दूसरे इंसान तक जाती थी। ब्रॉड साइड बैलेड की अगर हम बात करें तो वॉज प्रिंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर ऑल्सो नोन एज ब्रॉड साइड बैलेड। ये बैलेड्स वो हैं जो कि पेपर की एक शीट, मतलब एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट की जाती थी और इन्हें जो है वो ब्रॉड साइड बैलेड का जो नाम दिया गया। मीन्स कि जब बैलेड प्रिंट होना स्टार्ट हुई तो वो फर्स्ट जो है वो पहले सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर और एक साइड के ऊपर उसकी जो है वो प्रिंट होती थी, तो उनको जो है ब्रॉड साइड बैलेड्स का नाम दिया गया। लिटरेरी बैलेड्स का अगर हम देखें तो द मोस्ट रिसेंट ऑफ द थ्री, तो सबसे पुरानी जो हैं वो ट्रेडिशनल बैलेड्स हैं, ये मिड में हैं ब्रॉड साइड बैलेड्स, और जो अब रिसेंट हैं जो बहुत न्यू जिन्हें आप कह सकते हैं जो कि अभी न्यू कुछ अर्सा पहले ही स्टार्ट हुई हैं वो हैं लिटरेरी बैलेड्स। कुछ अर्सा मतलब कुछ साल होगा,
क्योंकि ओल्ड तो बहुत पुरानी है ना हमारी। इज रिटन बाय एजुकेटेड पोइट्स इन द इमिटेशन ऑफ द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ द पॉपुलर बैलेड्स। अब क्या है लिटरली बैलेड्स में, क्या है ये जो हैं ये हमारे जो पोइट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं वो कर रहे हैं इमिटेशन, मीन्स के वो नकल उतार रहे हैं, वो कॉपी कर रहे हैं फॉर्म और स्टाइल की पॉपुलर बैलेड्स की। जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बैलेड्स हैं, जो कि पुरानी बैलेड्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, चाहे वो ब्रॉड साइड बैलेड्स हों चाहे वो ट्रेडिशनल बैलेड्स हों, उनके फॉर्म और स्टाइल की कॉपी करके जो बैलेड बना रहे हैं हमारे एजुकेटेड पोइट्स आज के दौर के, उनको नाम दिया जाता है लिटरली बैलेड्स। ठीक है, आई होप कि तीनों आपको क्लियर हो गई हैं। बैलेड के कंटेंट की अगर हम बात करें कि कंटेंट क्या होता था, बैलेड का मवाद क्या होता था, तो इन द बैलेड्स वी फाइंड द सेम थीमेटिक मिक्स वी कुड फाइंड इन मॉडर्न बेस्ट सेलर्स। तो जो बैलेड का कंटेंट होता था उसके अंदर थीमेटिक मिक्स का मतलब ये होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मैटर जो है, तो हमारा जो थीमेटिक मिक्स होता था वही सेम सब्जेक्ट मैटर जो कि आजकल के मॉडर्न बेस्ट सेलर नॉवेल्स कह लें, पोइम्स कह लें, वो जो था बैलेड्स के अंदर भी सेम वैसा ही उसी टाइप का मवाद जो है वो आप लोगों को मिलता है, वही सब्जेक्ट मैटर आप लोगों को मिलता है, जो कि आजकल के मोस्ट रिसेंट या मोस्ट फेमस जो बेस्ट सेलर जो होते हैं वो होते हैं जो जैसे ही प्रिंट आउट होते हैं उसी टाइम वो जो हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब जो होती है उसे आप कहते हैं बेस्ट सेलर। ठीक है, तो बेस्ट सेलर्स का मतलब ये है कि जो मॉडर्न बेस्ट सेलर्स, जो मॉडर्न फेमस बुक्स हैं, उनका जो मवाद है, उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, वही सब्जेक्ट मैटर जो है वो बैलेड्स का है, स्पेशली पॉपुलर बैलेड्स का। ठीक है, लव को वेरियस फॉर्म में पोर्ट्रे किया गया है बैलेड्स के अंदर, रिक्वेटेड और अनरिक्वेटेड। रिक्वेटेड मतलब वो है वो जो कि मिल जाता है आपको, अनरिक्वेटेड वो है वो जो कि आपको नहीं मिल पाता, जो आपका जो है वो रह जाता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जो आपको जो है वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है ना, और उसकी भी फॉर्म्स हैं। ट्रेजिक लव दिखाया गया है, ट्रेजिक लव के अंदर बिट्रेयल दिखाया गया है, मर्डर दिखाया गया है, रिवेंज दिखाया गया है, मीन्स धोखेबाजी और जो है मर्डर और रिवेंज के लिए किसी ने किसी के साथ जो है वो लव का नाटक किया, जिस तरह के आजकल के भी ड्रामाज हैं, किसी के फैमिली मेम्बर का मर्डर हुआ और उसने उसका बदला लेने के लिए जो है वो लव का जो है वो मीन्स के शो किया कि मैं जो हूँ लव में हूँ और सारा कुछ करके, मीन्स के जस्ट रिवेंज पूरा करने के लिए। तो इस तरह से स्टोरी होती थी उनकी। लव को वेरियस फॉर्म में दिखाया जाता था, रिक्वेटेड भी दिखाया जाता था, अनरिक्वेटेड भी, वो भी जो कि पूरा हो जाता था, और हैप्पी एंडिंग होती थी वो भी जो कि पूरा नहीं हो पाता था। वो नहीं हो पाता था क्योंकि वो ट्रेजिक लव होता था। फिर उसमें डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई गई हैं, बिट्रेयल दिखाया गया है, धोखा, मर्डर दिखाया गया है, रिवेंज दिखाया गया है, मैजिक भी दिखाया गया है, सुपर नेचुरल भी हमारी जो है वो बैलेड्स के अंदर दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं, मैजिक भी दिखाया गया है और सुपर नेचुरल भी दिखाया गया है। स्टोरीज़ दिखाई गई हैं, हीरोइज़म की, बैटल्स, एडवेंचर्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये दिखाई गई हैं। मतलब स्टोरीज़ वही जो मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया कि जो हीरो की स्टोरीज़ थी उसको नरेट करके बताया गया सॉन्ग के स्टाइल में, और बैटल्स दिखाई गई, डिफरेंट बैटल्स की स्टोरीज़ जो है वो पोर्ट्रे की गई सॉन्ग के स्टाइल में, एडवेंचर बताए गए, हीरोज़ के डिफरेंट एडवेंचर्स बताए गए, डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट्स भी जो हैं वो हमारी बैलेड ने पोर्ट्रे किए हैं। मीन्स के जो बैलेड्स हैं उसके अंदर डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट्स भी हैं जो दिखाए गए हैं। डिज़ास्ट्रस वॉर्स, ज़ाहिर बात है जो बैटल्स और वॉर्स होती हैं वो किस डिज़ास्ट्रस ही होती हैं, अक्सर जो है वो आपको विक्ट्री नहीं मिलती, आप लोग फेलियर का शिकार भी हो जाते हो। तो डिज़ास्ट्रस वॉर्स दिखाई गई हैं जो बहुत ही फेमस वॉर्स होंगी, और उनका जो रिज़ल्ट है वो जो दिखाया जाता होगा, जिस तरह से दिखाया जाता होगा, जिस रियलिटी से प्रोट्रेट किया जाता होगा, वो तमाम कुछ जो है वो डिज़ास्ट्रस वॉर्स दिखाई गई हैं। शिपरेक्स दिखाए गए हैं, मीन्स के जो हमारे बहरी बेड़े और बहरी जहाज़ जो होते हैं वो किस तरह से जो है वो टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो तबाह व बर्बाद होते हैं, या किस तरह से उनका जो मवाद होता है वो समुद्र की तह पर आ जाता है और फिर उनकी तबाही और बर्बादी का जो है वो पूरी एक स्टोरी सुनाई जाती होगी। सेंसेशनल क्राइम सीन्स एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ आउटला। तो सेंसेशनल क्राइम सीन्स का मतलब ये है एक्साइटिंग क्राइम सीन्स, मतलब कि क्राइम करने के तरीके इस तरह से दिखाए जाते थे कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, न्यू होते थे लोगों के लिए, ठीक है ना। और सेंसेशनल क्राइम सीन्स दिखाए गए बैलेड्स के अंदर। और एक्सप्लॉइट्स ऑफ आउटला, एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है किसी चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना, और आउटला का मतलब ये होता है वो इंसान जो लॉ को ब्रेक करता है, जो लॉ के अगेंस्ट जाता है, ठीक है ना, जो कि अक्सर ही जो है वो लॉ को फॉलो नहीं करता। तो लॉ को फॉलो ना करने वालों के को दिखाया गया कि वो किस तरह से लॉ को फॉलो नहीं करते और फिर उस चीज़ का फ़ायदा
फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह से वो लॉ को फॉलो ना करके या जो हमारे कानून है उनको तोड़ के अपना जो है वो फ़ायदा निकालते हैं। तो डिफरेंट बैलेट के कंटेंट्स मैंने आपको बता दिया। लव भी बताया जाता है, ट्रेजिक लव भी दिखाया गया उसमें, मैजिक और सुपर नेचुरल, स्टोरीज ऑफ हीरोइज्म, डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट्स, डिजास्टर्स वॉर्स, शिपरेक्स, सेंसेशनल क्राइम्स एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ आउटलास्ट। तो ये तमाम के तमाम वो सब्जेक्ट मैटर हैं जो आजकल भी हम लोग जो हैं वो ड्रामाज में, मूवीज़ में, नॉवेल्स में ये देखते हैं। और ये वही सब्जेक्ट मैटर है जो कि बैलेट के अंदर भी था, और बैलेट जो फेमस बैलेट्स थी वो ये तमाम सब्जेक्ट मैटर्स जो हैं वो पोर्ट्रे करती रही हैं। लेटर बैलेट्स कंसनट्रेट्स ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो बाद में बैलेट्स आई, इन बैलेट्स के जो कंटेंट मैटर था, इसके अलावा जो कुछ थोड़ा सा लेट इनसे बाद में बैलेट्स आई, उनका जो था वो कंटेंट जो था वो थोड़ा सा चेंज हुआ। उसका जो कंसनट्रेशन था वो गया एनवे के ऊपर, रिवेंज के ऊपर ज़्यादा गया, रिबेलियन के ऊपर दिखाया, बिट्रेयल दिखाया, लॉयलिटी एंड पेट्रियोटिज्म दिखाई। तो पहले वाली जो बैलेट्स थी वो तमाम की तमाम वो थी जो सब्जेक्ट मैटर हम आज भी यूज़ करते हैं, वो उस सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड थी। कुछ लेटर मीन्स के कुछ अरसे के बाद उनके ट्रेंड में बैलेट के कुछ चेंज आया, और वो चेंज ये था कि उन्होंने उन तमाम सब्जेक्ट मैटर को भी यूज़ किया, लेकिन उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन जो थी वो इन सब्जेक्ट मैटर्स पे थी। ये जो न्यू सब्जेक्ट मैटर्स हैं इनके ऊपर थी, उसमें लॉयलिटी दिखाई गई। और ये भी तमाम वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो कि हम लोग आज भी अपने ड्रामाज में, मूवीज़ में देखते हैं। रिबेलियन देखते हैं हम, अगेंस्ट पेरेंट्स देखते हैं। वो पहले ज़माने में जो है वो यकीनन जो है जब बैलेंस दिखी जाती होंगे तो वो जो रिबेलियन दिखाते होंगे वो कंट्री के अगेंस्ट दिखाते होंगे, या किंग के अगेंस्ट दिखाते होंगे, या ट्राइब के अगेंस्ट दिखाते होंगे। तो हम लोग आजकल जो है रिबेलियन जो देखते हैं वो पेरेंट्स के अगेंस्ट देख लेते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट देख लेते हैं। बिट्रेयल दिखाया जाता था, लॉयलिटी एंड पेट्रियोटिज्म दिखाई जाती थी, एनवे, रिवेंज पहले भी दिखाया जाता था, बाद में भी दिखाया जाता रहा। तो ये जो कंटेंट्स हैं ये तमाम के तमाम कंटेंट्स हैं जो पहले बैलेट्स आई, उनसे कुछ अर्सा बाद जो बैलेट्स आना शुरू हुई तो उनका ट्रेंड जो है वो इस साइड पे इन टॉपिक्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया था, इन तमाम टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि जो हमने पहले कंटेंट के सब्जेक्ट मैटर्स पढ़े हैं वो सारे ख़त्म हो गए, नहीं, वो भी यूज़ होते रहे, वो तो आज तक यूज़ हो रहे हैं ना, तो वो भी यूज़ होते रहे। लेकिन थोड़ा सा जो उनका फोकस था बैलेट्स का, थोड़ा सा जो उनकी कंसंट्रेशन थी वो इनकी तरफ ज़्यादा हो गई उनकी निस्बत। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.